गुड मॉर्निंग बच्चों। समीर, समीर, तुमने कौन कौन से और तैयार कर लिए? तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही। लैपटॉप में आवाज कम आ रही है सर, इसमें माइक ठीक नहीं है लैपटॉप का। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या तुमने तैयार कर लिया? तो सल्फेट और उसके बाद वाले नहीं तैयार हैं, बाकी हैं। अच्छा, चलो फिर मुझे बताओ, इल्मेनाइट क्या होता है? इल्मेनाइट कौन से टाइप का ओर है? सर ऑक्साइड और है। ऑक्साइड ओर है। फॉर्मूला? FeTiO2। FeTiO3। ठीक है। क्लोरेपेटाइट? उसका पूरा फॉर्मूला नहीं याद सर। क्लोरेपेटाइट सर लास्ट में CaCl2 तो उससे पहले। लास्ट में CaCl2 है सर और उससे पहले? अच्छा, कौन से टाइप का ओर है ये? ये सर फॉस्फेट है। फॉस्फेट ओर है। चलो ठीक है। निशिता, यस सर। इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है बेटा? सर KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ब्रूनाइट क्या होता है? सर Mn2O3। Mn2O3। और स्टोजाइट क्या होता है? PbWO4। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। प्रगुण, प्रगुण, लावण्या, यस सर। तैयार है? और की लिस्ट तैयार है बेटा? ऑलमोस्ट तैयार है सर। ऑलमोस्ट तैयार है। चलो ठीक है, तो फिर स्फेलेराइट क्या होता है? इतना टाइम लग रहा है?
कौन से टाइप का और है? फिर ये याद नहीं। ये याद नहीं है। अच्छा, याद क्या है वो बता दो। ऑक्साइड और याद है। ऑक्साइड और से याद है। तो तू तो बोला तो ऑलमोस्ट तैयार है सब। तो ऑक्साइड और में पायरोल्यूसाइड क्या होता है? सर MnO2। MnO2 इज पायरोल्यूसाइड। और जिंकाइट क्या है? ZnO। ZnO। सोचना पड़ रहा है। और क्रोमाइट क्या होता है? फिर FeCr2O4। FeCr2O4। चलो ठीक है। जागृति प्रेजेंट है क्या? तो ये पूरी लिस्ट बेटा, इसको एक एक और आपको रटना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में। बाकी प्रोसेसेस का डिटेल में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बहुत आसानी से सब तैयार हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन यह है कि ये ओर्स की जो लिस्ट है ये तैयार करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए। क्वेश्चन लिखो, which is not correct statement, which is not correct statement। ऑप्शन है कैजिटराइट, क्रोमाइट एंड हेमेटाइट आर concentrated by hydraulic washing। बताओ सही है या गलत? कैजिटराइट, क्रोमाइट एंड हेमेटाइट आर concentrated by hydraulic washing। सही है, ये सब ऑक्साइड ओर्स हैं और ऑक्साइड ओर्स के लिए हम लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग को यूज कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्योर एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर बाय लीचिंग इन द बेयर्स प्रोसेस। लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, सही है। तीसरा ऑप्शन है सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय कैल्साइनेशन मेथड। ये गलत है। खैर अभी कैल्साइनेशन के बारे में हमने, ये कैल्साइनेशन और रोस्टिंग के बारे में अभी जस्ट हमें देखना है। तो सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग यूज होती है, कैल्साइनेशन यूज नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रोस्टिंग कैन कन्वर्ट सल्फाइड इनटू ऑक्साइड और सल्फेट एंड पार्ट ऑफ सल्फाइड में आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
ये एक कॉलम मैचिंग टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आंसर करना। A is related with S. Very good. B is related with P. एकदम सही है। C is related with Q. सही है। And D is related with R. ठीक है। चैल्कोपायराइट CuFeS2, क्यूप्राइट Cu2O, अटैकामाइट ये है Cu2, बताया था इसका फॉर्मूला CuOHCl डॉट CuOH ट्वाइस, और मेलासाइट होता है ये CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3। एक क्वेश्चन और, ये भी कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। बताओ।
C is related with R, D is related with S, A is related with Q. तो एसिडिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल सिलिका है और एसिडिक फ्लक्स क्या है? एसिडिक फ्लक्स तो बेसिकली क्या है कि एसिडिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल जो है यहाँ पे क्वार्ट्ज है। जो सिलिका है इसको हम एसिडिक फ्लक्स के फॉर्म में यूज करते हैं क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक फ्लक्स ये सिलिका है और बेसिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल डोलोमाइट और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी मटेरियल बोन एस। A is related with P, B is related with Q, C is related with R, D is related with S. ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कर सकते हो कि A is related with P and Q, ये बोल सकते हो, क्योंकि क्वार्ट्ज और सिलिका, ठीक है, क्वार्ट्ज और सिलिका दोनों एसिडिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। तो A is related with P and Q, बट एसिडिक फ्लक्स सिर्फ सिलिका होता है। तो B is related with Q, C is related with R and D is related with S. ये होगा। अब आप नोट करो कैल्साइनेशन। कैल्साइनेशन कैल्साइनेशन का डिटेल लिखो। लिखो, इट इज अ प्रोसेस in which ore is heated. It is a process in which ore is heated. It is a process in which ore is heated below its melting point. Below its melting point. Below its melting point. In a limited supply of air. In a limited supply of air. In a limited supply of air or in absence of air. In a limited supply of air or in absence of air, in a reverberatory furnace. In a reverberatory furnace. In a reverberatory furnace. In a reverberatory furnace. आगे लिखो, during calcination. During calcination, mainly decomposition reaction occurs. During calcination, mainly decomposition reaction occurs, and therefore calcination reaction are highly endothermic. And therefore calcination reaction are highly endothermic. आगे लिखो बेटा, in calcination all the volatile impurities. In calcination, all the volatile impurities are lost. All the volatile impurities are lost.
अब जैसे देखो, अगर हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने स्ट्रांगली हीट किया तो Al2O3 बन गया और 3H2O बन गया, Al2O3 प्लस 3H2O। तो ये कैल्साइनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर मान लो ये है Fe2O3 डॉट 2H2O, Fe2O3 डॉट 2H2O, अब हमने इसको हीट किया तो हीट करने पे क्या होगा, Fe2O3 एनहाइड्रस फॉर्म में प्रेजेंट होगा एंड वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा। वाटर वेपर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर हाइड्रेटेड ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है तो वो वाटर वेपर को रिमूव करके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। आप इसको इस तरीके से लिख लो, इन कैल्साइनेशन हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, इन कैल्साइनेशन हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड gets converted into oxide। आगे लिखो, इन कैल्साइनेशन कार्बोनेट ओर्स, इन कैल्साइनेशन कार्बोनेट ओर्स gets converted into oxide by loss of carbon dioxide, by loss of carbon dioxide। तो जैसे FeCO3 है, FeCO3 को क्या बोलते हैं, FeCO3 को क्या बोलते हैं बेटा, सिडराइट। ठीक है, तो FeCO3 यानी कि सिडराइट है। अब सिडराइट को हम हीट कर रहे हैं तो सिडराइट को हीट करने पे फेरस ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस रिमूव होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ZnCO3 है, क्या बोलते हैं इसको, ZnCO3 को क्या बोलते हैं, हाँ कैलामाइन। तो ZnCO3 को हीट किया तो प्रोड्यूस हो जाता है ZnO प्लस CO2, ZnO प्लस CO2। इसी तरीके से अगर हमारे पास CaCO3 है, हीट किया CaO CO2, अगर PbCO3 है, हीट करोगे PbO CO2। ये PbCO3 को क्या बोलते हैं, PbCO3 को क्या बोलते हैं, सेल्यूसाइड। ठीक है, तो ये कैल्साइनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से देखो, अगर हमारे पास है CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, इसको हमने हीट किया, क्या बोलते हैं इसको, ये चैल्केन्थाइड कहाँ है, ये मेलासाइट है ये। तो अगर इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होगा, 2CuO,
ठीक है, यहां से CuO मिलेगा और यहां से भी CuO मिलेगा, प्लस H2O प्लस CO2। अगर हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं इसको, डोलोमाइट, तो MgO प्लस CaO प्लस 2CO2, तो ये जितनी भी रिएक्शन आप देख रहे हो ये सब कैल्साइनेशन रिएक्शन है। एक और बात यहां पे लिख लो, ड्यूरिंग कैल्साइनेशन समटाइम्स sulfate gets converted into oxide. During calcination sometimes sulfates gets converted into oxide. तो जैसे देखो, अगर लेड सल्फेट है और लेड सल्फेट को हम हीट कर रहे हैं तो PbO बन जाता है प्लस SO2, PbO प्लस SO2 प्लस हाफ O2। ये PbO को क्या बोलते हैं पता है? PbO को क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं लिथार्ज। PbO इज कॉल्ड लिथार्ज। अरे लेड ऑक्साइड तो सबको पता है, लिथार्ज बोलते हैं। और लेड के भी कई सारे ऑक्साइड होते हैं बेटा, PbO भी होता है, PbO2 भी होता है, PbO4 भी होता है। Pb3O4 को रेड लेड बोलते हैं, PbO2 लेड परऑक्साइड बोलते हैं, वैसे परऑक्साइड होता नहीं उसके अंदर, ठीक है। एंड PbO, तो PbO जो है ये लिथार्ज बोला जाता है। एक और पॉइंट लिखो, इन कैल्साइनेशन ऑर्गेनिक मैटर, in calcination organic matter gets expelled, and the ore becomes porous, and the ore becomes porous। तो अगर हम कैल्साइनेशन कराते हैं तो ओर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सब रिमूव हो जाता है और उससे ओर जो है वो पोरस हो जाता है, जिसको फिर हम आगे आसानी से फर्दर प्रोडक्शन में हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कैल्साइनेशन की। अब आप लिखो रोस्टिंग। रोस्टिंग में लिखो, रोस्टिंग इज डन at a temperature, which is slightly higher than that of calcination, लिखो
roasting is performed in presence of excess of air. Roasting is performed in presence of excess of air. यहाँ पे excess air की presence में roasting को perform करते हैं. Where temperature used is just below the melting point of the ore. Where temperature used is just below the melting point of the ore. यानी कि यहाँ पे ore melt नहीं करता. Melting point of the ore. आगे लिखो, it is performed inside the reverberatory furnace. It is performed inside the reverberatory furnace by opening the air hole. रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर जो एयर होल है उसको ओपन करके हम इसको परफॉर्म करते हैं. वैसे मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि कुछ रेयर केसेस में रोस्टिंग जो है वो बेसेमर कन्वर्टर के अंदर भी हो सकती है. ठीक है, रेयर केसेस हैं जहां पे रोस्टिंग को हम बेसेमर कन्वर्टर के अंदर भी परफॉर्म करते हैं. मोस्टली हम इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में परफॉर्म करते हैं. तो आप नोट कर लो, sometimes Bessemer converter is also used for roasting. अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि रोस्टिंग में जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक नहीं होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है. ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हमें एक्सटर्नली कम हीटिंग की जरूरत पड़ती है. जो सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड है वो उस हीट का काफी सारा पार्ट वो खुद जनरेट करता है. तो इस बात को नोट कर लो. लिखो, द रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन रोस्टिंग are exothermic. The reactions performed in roasting are exothermic. Therefore, externally, lesser amount of energy is required. और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, रोस्टिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स. रोस्टिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स where it gets converted into oxide. अब जैसे देखो बेटा, अगर PbS है और इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहां पे PbO बन जाता है प्लस SO2. PbO बन जाता है प्लस SO2. तो अगर हम कंसीडर करें यहां पे बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस रिएक्शन यहां पे होगी
अगर इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, PbS प्लस O2, तो PbO प्लस SO2, इधर टोटल 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो आप 3/2 बोल सकते हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 PbS प्लस 3O2 गिव्स 2 PbO प्लस 3 SO2। थ्री SO2 नहीं, 2 SO2, 2 SO2। तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी। इसी तरीके से ZnS प्लस O2 गिव्स ZnO प्लस SO2। बैलेंसिंग के बाद आपको सेम रिएक्शन मिलेगी, 3 ZnS 2 ZnS प्लस 3 O2 गिव्स 2 ZnO प्लस 3 SO2 2 SO2। ऐसे ही अगर हमने कंसिडर किया आयरन पायराइड को, फूल्स गोल्ड, FeS2 plus O2 gets converted into FeS2 plus O2 gets converted into Fe2O3 plus SO2। बाकी आप इसको बैलेंस कर लो, तो 2 FeS2 तो Fe2O3 बन जाएगा। यहाँ पे टोटल 4 सल्फर है तो 4 SO2 होना चाहिए, 4 SO2 होना चाहिए, तो 8 प्लस 3 11 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 11/2। अगर 11/2 है तो आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये रिएक्शन होगी। नोट में एक पॉइंट लिखो, इफ टेम्परेचर is fairly low, if temperature is fairly low about 500 degrees centigrade, if temperature is fairly low about 500 degrees centigrade, and SO2 concentration in the gaseous environment, and SO2 concentration in the gaseous environment is high, and SO2 concentration in gaseous environment is high, then sulfate can be produced. Then sulfate can be produced during roasting. Then sulfate can be produced during roasting. तो ये रिएक्शन होगी बेटा, PbS प्लस O2, PbS प्लस O2, SO2 इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे PbSO4 बन जाएगा, PbSO4। इसी तरीके से ZnS plus 2O2 in SO2 environment gets converted into ZnSO4। तो सल्फेट का फॉर्मेशन भी हो सकता है रोस्टिंग के मीन टाइम। कई बार रोस्टिंग में जो मेटल ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर FeO है, FeO, तो FeO ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो सकता है। FeO reacts with oxygen to give Fe2O3, तो 2 FeO
Fe2O3। अब यहां पे आप देखो, उधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए 2FeO प्लस हाफ O2 लिख सकते हो। 2FeO प्लस हाफ O2, तो Fe2O3। और फिर आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कोफिशिएंट जो है वो होल नंबर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4FeO प्लस O2 गिव्स 2Fe2O3। इसी तरीके से ये मतलब ये रिएक्शन भी रोस्टिंग में हो सकती है। अब जैसे Cu2O है, Cu2O प्लस हाफ O2 गिव्स 2CuO। ये रिएक्शन भी रोस्टिंग में हो सकती है। या 2Cu2O प्लस O2 गिव्स 4CuO। आगे लिखो, ड्यूरिंग रोस्टिंग impurities like during roasting impurities like arsenic, sulfur, antimony etc are removed. Arsenic, sulfur, antimony etc are removed as their oxides are volatile. As their oxides are volatile. As their oxides are volatile. तो अगर आर्सेनिक है वहां पे, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके AS2O3 बना लेगा और ये रिमूव हो जाता है। अगर सल्फर है, बैलेंस कर सकते हो आप इसको, 2AS प्लस 3/2O2, तो मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4AS प्लस 3O2 गिव्स 2AS2O3। इसी तरीके से बेटा देखो, अगर सल्फर है तो सल्फर कंबाइन करके SO2 बना लेता है। ऐसे ही एंटीमनी होगा तो वो Sb2O3 बना लेगा। तो ये सब वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं और ये एस्केप आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग रोस्टिंग ओर बिकम्स पोरस। ड्यूरिंग रोस्टिंग ओर बिकम्स पोरस due to which its reduction becomes easier. Due to which its reduction becomes easier. एक और पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, in roasting sometimes sulfide ore is directly converted into in roasting sometimes sulfide ore is directly converted into crude metal. Directly converted into crude metal. लिखो, under such condition process is called auto reduction. बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन
और सेल्फ रिडक्शन और एयर रिडक्शन और एयर रिडक्शन। यहां पे एक चीज और नोट कर लो, मोस्टली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड, मोस्टली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड can participate in self reduction. Less electropositive metal sulfide can participate in self reduction. Can participate in self reduction. तो अब जैसे देखो बेटा, यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास Cu2s है, Cu2s, अब कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, अब इसका हम रोस्टिंग करा रहे हैं, ठीक है, इसकी रोस्टिंग करा रहे हैं। तो जब हम इसकी रोस्टिंग कराते हैं तो पहले क्या होता है, पहले Cu2O और SO2 बन जाता है, Cu2O एंड SO2। यहां पे अगर यहां पे देखो तो हम पहले ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई रखते हैं, पहले ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई रखते हैं, और फिर उसके बाद जिससे क्या होता है, ये जो सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड ओर पार्शियली ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, मतलब पूरा का पूरा सल्फाइड ऑक्साइड नहीं बन जाता, पार्शियली सल्फाइड ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, पार्शियली सल्फाइड अनरिएक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और फिर क्या होता है, फिर वो जो अनरिएक्टेड Cu2s है, अनरिएक्टेड Cu2s है, उसको Cu2O से रिएक्ट कराते हैं। अनरिएक्टेड Cu2s जो Cu2O प्रोड्यूस हुआ है उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके कॉपर प्रोड्यूस हो जाता है प्लस SO2, कॉपर प्रोड्यूस होता है प्लस SO2। इस तरीके से दो स्टेप में रिएक्शन होती है, पहले Cu2s पार्शियली Cu2O में कन्वर्ट होता है, फिर जो Cu2O बना है वो अनरिएक्टेड Cu2s के साथ कंबाइन करके इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। पहली वाली रिएक्शन को बैलेंस करें अगर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2O2, तो 2Cu2s प्लस 3O2 gives 2Cu2O प्लस 2SO2। तो ये दो स्टेप में सेल्फ रिडक्शन हुआ है। तो सेल्फ रिडक्शन तभी होगा जब हम पहले एयर होल को पार्शियली ओपन करेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीटली ओपन कर देंगे। नहीं, इनफैक्ट मैंने गलत बोला। सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है, पहले एयर होल को हम पार्शियली ओपन करते हैं, फिर एयर होल को बंद कर देते हैं। पहले एयर होल को पार्शियली ओपन करते हैं, तो जब पार्शियली ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये सल्फाइड और ऑक्साइड में पार्शियली कन्वर्ट होगा, फिर एयर होल को बंद कर देंगे, तो फिर जो अनरिएक्टेड सल्फाइड है वो ऑक्साइड से कंबाइन करके सेल्फ रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इस बात को आप नोट कर लो, इन सेल्फ रिडक्शन air hole is first partially open, and then it closed, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम HGS को कंसिडर कर रहे हैं, HGS, तो इसमें क्या होगा, पहले HGS HGO में कन्वर्ट होगा,
प्लस SO2, और फिर उसके बाद ये HgO अनरिएक्टेड HgS से कंबाइन करता है, तो यहां से मर्करी प्रोड्यूस हो जाती है एंड SO2। एक बात समझ लेना बेटा, ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऑक्साइड्स है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड्स एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हीट करने पे ये आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे ये HgO ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है। अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड होगा ना, तो वहां पे ऐसा ट्रेंड नहीं फॉलो होगा, वहां पे सेल्फ रिडक्शन नहीं होगा। जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड्स हैं, उन्हीं के साथ सेल्फ रिडक्शन की पॉसिबिलिटी होगी। तो ये समझ में आ गया ना सेल्फ रिडक्शन का कॉन्सेप्ट। सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन ये कब होगा, बात समझ में आई? अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड है, तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड के केस में सेल्फ रिडक्शन ऑब्जर्व होता है। अब देखो, एक स्पेशल टाइप की रोस्टिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की रोस्टिंग को हम कंसीडर करते हैं जिसको क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग बोलते हैं। तो आप नोट में लिखो, इसके बारे में नोट में लिखो, इन क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग the metal or its ore, in chloridizing roasting, the metal or its ore is first converted into the metal or its ore is first converted into chloride by heating the ore with sodium chloride, in presence of air, तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास Ag2S है, Ag2S को सोडियम क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये ऑक्सीजन जो है ये एयर से मिल रहा है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, अगर इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे बोल रहा है कि जो ये Ag2S है, तो यहां पे बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। Ag2S gets converted into सिल्वर क्लोराइड, और साथ में बनता है सोडियम सल्फेट। साथ में क्या बन जाता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है। सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, ये रिएक्शन होगी। तो इसको बोलते हैं क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग। तो ये तो डिस्कशन हो गया बेटा कैल्साइनेशन और रोस्टिंग का। अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, कैल्साइनेशन ऑफ which of the following ore, calcination of which of the following ore does not produce, calcination of which of the following ore does not produce CO2?
calcination of which of the following ore does not produce CO2? ऑप्शन है नंबर 1 डोलोमाइट, बताते जाना, डोलोमाइट, ये सही ऑप्शन होगा या नहीं होगा? अरे बोलो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर है तो CO2 तो प्रोड्यूस करेगा ही। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिमोनाइट, लिमोनाइट, हाँ ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड है तो ये CO2 नहीं प्रोड्यूस करेगा बल्कि वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा, लिमोनाइट। तीसरा ऑप्शन है कैलामाइन, कैलामाइन करेगा। और फोर्थ ऑप्शन है मेलासाइट, मेलासाइट, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, CuCO3 है, कार्बोनेट है तो CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आंसर है लिमोनाइट। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रोस्टिंग ऑफ HGS, the product formed on roasting of HGS gives, the product formed on roasting of HGS gives, first option mercury, second option HGO, third option HgSO4, fourth option all of these। ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, सही है। अगर HGS की हम रोस्टिंग करा रहे हैं तो मरकरी भी प्रोड्यूस हो सकता है सेल्फ रिडक्शन के थ्रू, HgO भी बन सकता है, सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, HgSO4 भी बन सकता है, ऑल ऑफ दीज। बट यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, मेजर प्रोडक्ट सेल्फ रिडक्शन प्रोडक्ट होता है मरकरी के केस में। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग, अभी बताया तो था HgS सल्फेट कब बनता है? सल्फाइड को अगर हम सल्फाइड की रोस्टिंग करा रहे हैं SO2 इन्वायरमेंट में 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स टेम्परेचर, मरकरी के केस में ये टेम्परेचर और भी कम होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्साइनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्साइनेशन। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहां पे लिखवा रहा हूं ना, हर क्वेश्चन आपको नोट करना है, सिर्फ ओरली आंसर मत करना बेटा, क्योंकि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन अभी करा रहा हूं जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट
जो आपने सीखा है उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्साइनेशन? Which are the following are example of calcination? First option है 2Ag plus 2HCl plus nascent oxygen gives 2AgCl plus H2O. CuCO3 dot CuOH twice gets converted into 2CuO plus CO2 plus H2O. CaCO3 gets converted into CaO plus CO2. 2ZNS plus 3O2 gives 2ZNO plus 2SO2. Example of calcination. सही है, B and C. Example of roasting. Example of roasting. D है. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, फ्लक्स। फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स एंड स्लैग। फ्लक्स एंड स्लैग। तो पहले फ्लक्स क्या है इसकी डिफिनीशन लिखो। लिखो, दो सब्सटेंसेस which when mixed, those substances which when mixed with the ore and on heating in a furnace combined with gang to form an easily fusible material, which is insoluble in molten metal, and therefore can be easily separated, are called
are called flux. Are called flux. तो देखो बेटा यहां पे बोल रहा है कि फ्लक्स वो सब्सटेंस है जिसको अगर हम ओर के साथ, ठीक है, फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर हम ओर के साथ हीट करें एक फर्नेस के अंदर, एक मिनट बेटा, अगर हम फ्लक्स को बोल रहे हैं कि अगर फ्लक्स को हम एक अगर ओर के साथ एक फर्नेस के अंदर हीट करते हैं तो ये जो गैंग प्रेजेंट है ओर के अंदर उसके साथ कंबाइन करके एक फ्यूजिबल मास का मतलब मॉल्टेन मास का फॉर्मेशन करता है। वो हमेशा मॉल्टेन फॉर्म में ही प्रोड्यूस होगा जो कि मॉल्टेन मेटल के साथ मिक्स नहीं होता, वो मॉल्टेन मेटल के साथ इनसॉल्युबल है, इसलिए उसको आसानी से मॉल्टेन मेटल से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फ्लक्स बोलते हैं जो ओर के अंदर प्रेजेंट गैंग पार्टिकल के साथ एक इनफ्यूजिबल नहीं, एक मॉल्टेन मास का फॉर्मेशन करता है जो मॉल्टेन मेटल के साथ इमिसिबल है। अब देखो बात आती है कि फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं, तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स, या उससे पहले आप एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, उससे पहले एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, स्लैग की भी आप डेफिनेशन लिख लो। स्लैग क्या है, डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्लैग, स्लैग डेफिनेशन लिखो, लिखो द इजिली फ्यूजिबल मास, द इजिली फ्यूजिबल मास formed by combining, the easily fusible mass formed by combining flux, formed by combining flux with gang, formed by combining flux with gang is called slag, is called slag, is called slag। तो स्लैग फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, बोलते हैं कि फ्लक्स है और ओर के अंदर जो गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जब इनको हीट करते हैं तो हीट करने पे स्लैग बन जाता है। फ्लक्स प्लस गैंग प्रोड्यूसेस स्लैग। अब देखो स्लैग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग, प्रॉपर्टीज ऑफ स्लैग। लिखो स्लैग इज अ फ्यूजिबल मास, slag is a fusible mass having low melting point. Slag is a fusible mass having low melting point. दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें प्रॉपर्टीज में, इट इज लाइटर देन, it is lighter than molten metal and immiscible with it. It is lighter than molten metal and immiscible with it. And hence it floats. And hence it floats as a separate layer on molten metal, and hence it floats as a separate layer on molten metal
and therefore prevents the further oxidation of molten metal, and therefore prevents the further oxidation of molten metal, and therefore prevents the further oxidation of molten metal. मतलब स्लैग फॉर्मेशन जो है ना, स्लैग फॉर्मेशन एक एडवांटेजियस टर्म है. अच्छा एक बात समझ लेना बेटा, हमें यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन कर क्यों रहे हैं. बेसिकली अब इसके बाद अगला स्टेप होगा रिडक्शन. तो रिडक्शन में बेसिकली अगर हम अगर कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, अगर रिडक्शन में हम कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग. तो जब हम स्मेल्टिंग करते हैं, तो स्मेल्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ओर हमें अब तक मिला है कैल्साइनेशन या रोस्टिंग के बाद, कैल्साइनेटेड ओर और रोस्टेड ओर, उसके अंदर अभी भी ट्रेसेस में गैंग पार्टिकल प्रेजेंट है. और ये जो गैंग पार्टिकल है, इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. ये आसानी से मेल्ट नहीं होते, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. तो इसलिए ये आगे चल करके रिडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो पहली बात कि उन गैंग पार्टिकल्स को हमें फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो. तो गैंग पार्टिकल को फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे फ्लक्स को ऐड करते हैं. फ्लक्स को ऐड करते हैं और हीट कर रहे हैं. तो हीट करने पे क्या होता है, फ्लक्स गैंग के साथ कंबाइन करके स्लैग में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट एक्वायर करता है, बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है. तो ये मॉल्टन फॉर्म में मिलता है. और क्या है इसका एडवांटेज, बोल रहा है कि ये मॉल्टन मेटल के साथ, स्मेल्टिंग में मॉल्टन मेटल भी बनेगा, तो उस मॉल्टन मेटल के साथ ये मिसेबल नहीं है. इसलिए क्या होगा, स्लैग की अलग लेयर होती है और मॉल्टन मेटल की अलग लेयर होती है. और क्या एडवांटेज है, बोल रहे हैं कि स्लैग की डेंसिटी मॉल्टन मेटल की डेंसिटी से कम होती है. इसकी डेंसिटी मॉल्टन मेटल की डेंसिटी से कम है. इसलिए क्या होता है, ये मॉल्टन मेटल के ऊपर लाई करता है. और अगर ये मॉल्टन मेटल के ऊपर लाई करेगा तो क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के डायरेक्टली कांटेक्ट में मॉल्टन मेटल नहीं आएगा. और अगर मॉल्टन मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आता, तो ऐसी सिचुएशन में फर्दर मेटल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो इसलिए स्लैग फॉर्मेशन हमें यहां पे एडवांटेज ये देता है कि जो रिडक्शन के बाद मॉल्टन मेटल मिला है, वो मॉल्टन मेटल फर्दर कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता. तो ये समझ में आया बेटा, स्लैग की प्रॉपर्टीज और स्लैग फॉर्मेशन का एडवांटेज. ठीक है. अब आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स. इसमें लिखो फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स. फ्लक्स आर ऑफ टू टाइप्स. Number one, flux are of two types. Number one, acidic flux. Acidic flux. तो इसमें लिखो acidic oxide. Acidic oxide, like acidic oxide like SiO2, P4O10, B2O3, SO2, etc.
belongs to this category, belongs to this category. तो जो एसिडिक ऑक्साइड है जैसे SiO2 है, P4O10 है, B2O3 है, SO2 है, ये सब एसिडिक फ्लक्स बोले जाते हैं। अब ये एसिडिक फ्लक्स क्या करेगा, जो बेसिक गैंग पार्टिकल्स हैं, बेसिक गैंग पार्टिकल के साथ कंबाइन करके ये स्लैग फॉर्मेशन करेगा। मतलब जो बेसिक इंप्योरिटीज ओर के अंदर प्रेजेंट है उनके साथ कंबाइन करके ये स्लैग फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ओर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर ओर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये SiO2 इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके, देखो ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये आपस में रिएक्ट करके ये बना लेते हैं CaSiO3। CaSiO3 ये है स्लैग। ठीक है, ये बेसिक इंप्योरिटी है और ये है एसिडिक फ्लक्स। तो बन जाता है स्लैग। इसी तरीके से अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और P4O10 को कंसीडर कर रहे हैं, तो P4O10 इज एसिडिक फ्लक्स। तो यहां पे बन जाता है बेटा Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, इसको बोलते हैं, अभी बैलेंस कर लेंगे इसको, Ca3PO4 ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेटा थॉमस स्लैग। ये थॉमस स्लैग बोला जाता है। Ca3PO4 ट्वाइस इज कॉल्ड थॉमस स्लैग। तो अगर आप इसको बैलेंस करो तो यहां पे 2Ca3PO4 ट्वाइस फॉस्फोरस बैलेंस हो गया और 6 CaO। तो अब जरा ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 6 + 10 16, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है, 4 × 2 8 × 2 16, तो ये बैलेंस रिएक्शन 6 CaO + P4O10 gives 2 Ca3PO4 ट्वाइस। इसी तरीके से अगर मान लो कि कहीं पे और के अंदर अगर FeO एज अ इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो ये SiO2 के साथ कंबाइन करके FeSiO3 स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। FeO अगर इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है और के अंदर, तो ये SiO2 के साथ कंबाइन करके FeSiO3 स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब एसिडिक फ्लक्स है। अब आप नोट करो बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स किसमें लिखो, बेसिक फ्लक्स में बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड लाइक, बेसिक ऑक्साइड लाइक CaO, MgO, Fe2O3, CaO, MgO, Fe2O3 etc.
CaO, MgO, Fe2O3, etc. are called basic flux, are called basic flux, are called basic flux. आगे लिखो, they are used to remove, they are used to remove the acidic impurity, they are used to remove the acidic impurity. अब इसी को आप उल्टा कर दो, जैसे अगर मान लो कि ये इंप्योरिटी है, ये बेसिक फ्लक्स हो गया अगर, तो सिलिका जो है वहां पे इंप्योरिटी हो जाएगी, एसिडिक इंप्योरिटी हो जाएगी. तो अगर इंप्योरिटी एसिडिक इन नेचर है तो बेसिक फ्लक्स को यूज करेंगे, और अगर इंप्योरिटी बेसिक इन नेचर है तो एसिडिक फ्लक्स को यूज करेंगे. एसिडिक इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो बेसिक फ्लक्स, और बेसिक इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो एसिडिक फ्लक्स को यूज करते हैं. ठीक है, फ्लक्स हमेशा यूज किया जाता है स्लैग फॉर्मेशन के लिए. अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग, SMELTING, स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग क्या होता है, लिखो, लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच, it is a process in which the metal, it is a process in which the metal or its sulfide, it is a process in which the metal or its sulfide is separated in a molten condition, in a molten condition, in a molten condition from impurities, from impurities. आगे लिखो, in general, in general during smelting, in general during smelting, in general during smelting, ore is melted with a flux, ore is melted with a flux along with a reducing agent, along with a reducing agent, along with a reducing agent. एक और इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे लिखो, लिखो, the mixture of ore, flux, the mixture of ore, flux and fuel, and fuel, and fuel, which is generally acts as reducing agent, which is generally acts as reducing agent. जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, which is generally acts as reducing agent, is heated in a furnace, is heated in a furnace, is heated in a furnace, and this mixture is called charge, and this mixture is called charge. ये जो तीनों का मिक्सचर है बेटा, इसको बोलते हैं चार्ज. ठीक है, वो फर्नेस के लिए क्या है, चार्ज है. तो चार्ज क्या है, चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज मत समझना, ये चार्ज अलग से डिफाइंड है. तो चार्ज को अगर हम कंसीडर करें तो चार्ज किस कौन कौन से कंपोनेंट का मिक्सचर है, बोल रहा है कि उसके अंदर ओर होता है,
उसके अंदर फ्लक्स होता है और उसके अंदर फ्यूल होता है। फ्यूल का मतलब नॉर्मली हम उसके अंदर कोल या कोक को कंसीडर करते हैं। कार्बन रिडक्शन में मैंने बोला था, कार्बन रिडक्शन में कार्बन रिडक्शन मेथड जो होता है उसको स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है स्मेल्टिंग की। तो अब जैसे आप यहां पे नोट करो, दो एग्जाम्पल लिखो। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, in the extraction of iron during smelting, in the extraction of iron during smelting, following reaction takes place. In the extraction of iron during smelting, following reaction takes place. Fe2O3 जो ऑक्साइड हमारे पास है, ये कैल्साइनेशन या रोस्टिंग के बाद हमें मिला है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो यहां से आयरन प्रोड्यूस हो जाएगा। Fe2O3 रिड्यूस होकर के आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बन जाता है। और Fe2O3 के साथ सिलिका इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिलिका जो है यहाँ पे इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम वहां पे ऐड करते हैं डोलोमाइट को या कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइमस्टोन या डोलोमाइट को हम ऐड करते हैं। तो अगर हम लाइमस्टोन को ऐड कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के CaO और CO2 बना लेता है। ठीक है, तो जो CaO है वो एज अ बेसिक फ्लक्स यूज होता है वहां पे। तो CaO जो कि बेसिक फ्लक्स है, ये सिलिका इंप्योरिटी के साथ कंबाइन करके CaSiO3 स्लैग का फॉर्मेशन करता है। तो ये रिएक्शन होती है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इसी तरीके से लिखो, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, in extraction of copper during smelting, in extraction of copper during smelting, following reaction takes place. In extraction of copper during smelting, following reaction takes place. तो देखो, अगर हमारे पास कॉपर पायराइट है CuFeS2, CuFeS2, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से बन जाता है बेटा Cu2S प्लस FeO प्लस SO2। Cu2S प्लस FeO, 2 आयरन है, 2 FeO और 4 सल्फर है, तो 1 सल्फर तो इसके अंदर आ गया, 3 SO2। ऑक्सीजन आप देखो 3 into 2 6, 6 plus 2 8, बैलेंस्ड। और इसके साथ जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है वो फेरस ऑक्साइड इंप्योरिटी होती है। ये फेरस ऑक्साइड, क्योंकि हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉपर को हम यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये इंप्योरिटी हो गई। तो ये जो फेरस ऑक्साइड इंप्योरिटी है, ये बेसिक इंप्योरिटी है। तो इस बेसिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स सिलिका यूज करते हैं। सिलिका इज एसिडिक फ्लक्स। तो इससे बन जाता है बेटा FeSiO3, ये स्लैग है। मतलब कॉपर पायराइट है, कॉपर पायराइट की हम स्मेल्टिंग करा रहे हैं।
तो जब हम कॉपर पायराइड की स्मेल्टिंग कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है Cu2s FeO एंड SO2, Cu2s FeO SO2। अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें आपको मेटल नहीं मिला है बल्कि मेटल सल्फाइड मिला है। और अभी मैंने जो स्मेल्टिंग का स्टेटमेंट लिखवाया उसमें आप देखो मेटल और मेटल सल्फाइड की बात की गई। आप स्टेटमेंट देखो, मेटल और मेटल सल्फाइड लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो पिछले वाले केस में आपने देखा मेटल प्रोड्यूस हो रहा था, यहां पे क्या मिल रहा है, मेटल सल्फाइड मिल रहा है। ठीक है, तो कॉपर पायराइट है, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, Cu2s बना, FeO बना, SO2, और ये जो FeO है ये इंप्योरिटी है। तो ये FeO इंप्योरिटी क्योंकि बेसिक इन नेचर है तो एसिडिक फ्लक्स को यूज करके हम इसको स्लैग के फॉर्म में रिमूव करेंगे। एक बात आप यहां पे नोट में लिख लो, लिखो द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, the process of smelting does not involve the process of smelting does not involve the reduction of ore, does not involve the reduction of ore always, does not involve the reduction of ore always। लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, फॉर एग्जाम्पल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, फॉर एग्जाम्पल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, स्मेल्टिंग इज डन विदाउट रिडक्शन ऑफ ओर, विदाउट रिडक्शन ऑफ ओर। रिएक्शन आपके सामने, स्मेल्टिंग इज डन विदाउट रिडक्शन ऑफ ओर। आप यहां पे देखो ना, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की रिएक्टेंट साइड में है वही ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की प्रोडक्ट साइड में है, इसलिए यहां पे ओर का रिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्मेल्टिंग की। और स्मेल्टिंग के बाद अब इसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है, मतलब देखो अभी तक हमने क्या क्या आपको बता दिया, आपको मैंने बता दिया कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग ऑफ ओर, कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग के बाद फिर रिडक्शन आता है, लेकिन कैल्साइनेशन और रोस्टिंग के, कैल्साइनेशन एंड रोस्टिंग और रिडक्शन के बीच में ये हम स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस को कंसीडर करते हैं, जिसमें हम फ्लक्स को ऐड करके जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उनको रिमूव करते हैं। वो इंप्योरिटीज जो इनफ्यूजिबल है, जो आसानी से मेल्ट नहीं होती, उनको फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लक्स ऐड करते हैं, और जो कि स्लैग फॉर्मेशन के थ्रू उनको रिमूव करते हैं, और तब जाकर के रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब आप लिखो अगला स्टेप, अगला प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ ओर। रिडक्शन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर। अब ये जो रिडक्शन मेथड है, रिडक्शन मेथड को मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अब आपको पता है कि कल आपका टेस्ट तो होना नहीं है, टेस्ट आपका मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का ही होगा, बट नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखो कल की क्लास में मैं रिडक्शन को समराइज कर देता हूं, कल रिडक्शन समराइज हो जाएगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे प्योरिफिकेशन मेथड डिस्कस होना है। तो प्योरिफिकेशन मेथड भी एक्सपेक्टेड है कि मंडे की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्लास में और लूंगा कुछ मेटल्स की एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी को डिस्कस करने में। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में सिर्फ हमें यह देखना होता है कि उस मेटल के एक्सट्रैक्शन में कौन सा ओर यूज किया गया है, उस ओर के लिए क्या कंसंट्रेशन मेथड हमने यूज किया है, उसके बाद हमने आगे कैल्साइनेशन यूज किया है या रोस्टिंग यूज किया है, जो कि डिसाइड करना बहुत आसान है। ओर को देखते हुए आप बता सकते हो कि यहाँ कैल्साइनेशन यूज होगा या रोस्टिंग यूज होगी। और फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है कि हम ओर के रिडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करें, कौन सा रिडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं और कौन सा प्योरिफिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि पूरा जनरल प्रोसेस आपको पता होगा, तो फिर मेटल की एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी जो है उसको डिस्कस करने में टाइम नहीं लगता। तो आप ये समझ लो कि एक एक मेटल का जो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है उसको डिस्कस करने में हार्डली आप समझ लो कि 20 मिनट्स लगेंगे, और लगभग जो है 7 मेटल्स हैं जिनका एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी डिस्कस करना है, ठीक है। तो ट्यूसडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ट्यूसडे तक आपका मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन फिनिश हो जाएगा, और फ्राइडे को मेटलर्जी का टेस्ट होगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जो है पूरा लगातार करते रहो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है बेटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत है, और तो पूरा आपको क्रैम करना है। और की जो लिस्ट मैंने बताया वो पूरा क्रैम करना है, प्रोसेसेस को समझना है, जो की पॉइंट्स हैं वो दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा, ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सर।